नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनुसंधान पद्धतियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि MA अर्थशास्त्र थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। विद्यार्थियों, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है वो भाग 1 था और यह भाग 2 है। भाग 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च को समझा है और साथ ही टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध कितने प्रकार के होते हैं, इसे समझने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम अनुसंधान पद्धति को समझेंगे, शोध प्रक्रिया को समझेंगे कि शोध किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है और उससे अंत तक कैसे ले जाया जाता है। इसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ रिसर्च से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, विश्वास है। तो आइए हम लोग अनुसंधान प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि शोध समस्या के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। डिफरेंट सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपकी शोध की समस्या है, उसके लिए हम आंकड़े कहाँ से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं। शोध समस्या का चयन करना किसी भी अनुसंधान या शोध प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। एक शोधकर्ता को अपनी रुचि और विषय के अनुसार सही समस्या खोजने के लिए विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। मुझे शोध किस विषय पर करना है, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों, संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हमें समझना आवश्यक है। मुख्य रूप से शोध समस्या के स्रोतों को हम निम्न श्रेणियों में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। शोध समस्या के स्रोत के रूप में व्यक्तिगत और व्यावहारिक अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। दैनिक जीवन के अनुभव भी आपके शोध समस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शोधकर्ता अपने दैनिक जीवन या कार्य क्षेत्र में जिन समस्याओं का सामना करता है, वे शोध का आधार बन सकती है। आप अपने जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, इस आधार पर भी आप शोध समस्या का चयन कर सकते हैं। नंबर 2, व्यावहारिक चुनौतियाँ। कार्यस्थल, स्कूलों या अस्पतालों में आने वाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियाँ व्यावहारिक अनुसंधान समस्या को जन्म देता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, विभिन्न कार्यस्थलों पर देखते हैं, वहाँ पर भी जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष आती है, उस आधार पर भी हम अपने शोध समस्या का चयन कर सकते हैं। शोध समस्या को तैयार करने में पूर्व अनुसंधान और साहित्य, जो पहले से उस संबंधित विषय पर काम हुए हैं और जो साहित्य उपलब्ध है, वो भी हमारा महत्वपूर्ण भाग होता है शोध समस्या को चयन करने में। साहित्य की समीक्षा, विभिन्न रिसर्च जर्नल्स और पुस्तकों को पढ़ने से वर्तमान ज्ञान की कमियों अर्थात रिसर्च गैप का हम पता लगा सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कौन से भाग पर काम किया है और कौन सा भाग बच गया है, जिस पर हम अपना शोध कर सकते हैं। अपूर्ण शोध कार्य, पहले से पूरे हो चुके शोध कार्यों में कुछ बिंदु छूट जाते हैं, समय अवधि के कारण, संसाधनों के कारण, जिन्हें हम नए शोध का विषय बना सकते हैं और उस पर अपना शोध कर सकते हैं। नंबर 3, भावी सुझाव। अक्सर शोधकर्ता अपनी थीसिस के अंत में आने वाले शोधकर्ताओं के लिए कुछ सुझाव लिखते हैं, जो नई समस्या का मूल स्रोत बन सकते हैं। शोधकर्ता की सीमाएं होती है, संसाधनों का भी सीमांकन होता है, कुछ चीज़ें या कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं जिनको हम अपने शोध में शामिल कर सकते हैं। हमारे विषय से संबंधित मौजूदा सिद्धांतों को भी हम आधार बनाकर शोध समस्या का चयन करने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, सिद्धांतों का परीक्षण। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में पहले से स्थापित सिद्धांतों, थ्योरीज को नए संदर्भों या अलग परिस्थितियों में परखने के लिए भी शोध समस्या चुनी जा सकती है। नंबर 2, सिद्धांतों की सीमाएं। किसी मौजूदा सिद्धांत की कमियों को उजागर करना भी एक अच्छा शोध विषय हो सकता है। इस आधार पर भी हम शोध समस्या का चयन आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा सामाजिक और समसामयिक मुद्दे भी हमारी सोच समस्या को चयन करने में आधार बन सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन। समाज में चल रही कुरीतियों, गरीबी, बेरोजगारी या नए तकनीकी बदलाव जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव शोध के बेहतरीन स्रोत के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, जिसके आधार पर हम सोच समस्या का चयन कर सकते हैं। नंबर 2, नीतिगत मुद्दे भी हमारी सोच समस्या को उभार सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। सरकार की नई नीतियां या स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े बदलावों का मूल्यांकन करने के लिए भी समस्याएं चुनी जा सकती है और हम इसे शोध का आधार बना सकते हैं। शोध समस्या के चयन में विशेषज्ञों का परामर्श और विचार मंथन भी बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। हम अपने शोध विषय से संबंधित एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं और विभिन्न प्लेटफार्मों पर हम लोग अपना पक्ष रखकर भी एक शोध समस्या का नया प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। नंबर 1, विशेषज्ञों की राय। अपने क्षेत्र के प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों या मार्गदर्शकों से चर्चा करने पर कई नए विचारों का पता चलता है जो हमारे शोध समस्या का आधार बनते हैं। नंबर 2, विचार मंथन। विभिन्न सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठियों में भाग लेने से वैचारिक स्पष्टता आती है और नई समस्याएं उभर कर सामने आती है जो हमारे शोध का आधार बन सकती हैं। अंतर्ज्ञान और लोक कथाएं। अंतर्ज्ञान कभी कभी शोधकर्ता के मन में अचानक किसी समस्या या संबंध को लेकर एक विचार आता है जिससे बाद में वैज्ञानिक रूप में जांचा जाता है, जो हमारे शोध का आधार बन सकता है। पारंपरिक मान्यताएं। समाज में प्रचलित पुरानी मान्यताओं या लोक कथाओं की वैज्ञानिक सत्यता की जांच करने के लिए भी शोध किया जा सकता है और लोग इस पर शोध कर भी रहे हैं, जो आपकी शोध समस्या का आधार बन सकते हैं। अभी हमने शोध समस्या के विभिन्न स्रोतों को समझा है। अब हम बात करते हैं शोध समस्या की पहचान एवं शोध समस्या का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। शोध प्रक्रिया में शोध समस्या की पहचान, हम किस विषय पर शोध करें इसकी पहचान किसे होगी और उसका निरूपण और उसे हम किस प्रकार से तैयार करेंगे सिस्टमेटिक, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिससे किसी भी शोध की नींव माना जाता है। यदि आपकी समस्या स्पष्ट नहीं है तो शोध की दिशा भटक सकती है। समुद्र में एक बड़ा जहाज चलता है, उसके पास एक दिशा सूचक यंत्र होता है, यदि वो उसके पास नहीं होगा तो वो जहाँ जाना होता है वहाँ के बजाय किसी और जगह जा सकता है, अर्थात भटक सकता है। अतः शोध समस्या के समय भी हमें एक दिशा निर्देशक के रूप में ये प्रक्रिया को समझना है और उसी आधार पर हमने शोध को सही दिशा दे सकते हैं। शोध समस्या की पहचान क्या होती है भैया, हम समझे इसको। इसका अर्थ है उस व्यापक क्षेत्र या विषय को खोजना जिसमें कोई कठिनाई, ज्ञान की कमी या विरोधाभास मौजूद हो और जिसका समाधान खोजना बहुत आवश्यक हो। यहाँ हमें अपनी शोध समस्या मिल सकती है। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करें या उसको समझें कि भाई इसके सभी क्षेत्र तो काम हो चुका है लेकिन एक भाग ऐसा बच गया है जिस पे मुझे शोध करना चाहिए। शोध समस्या की पहचान के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, हम शोध समस्या को कैसे पहचानें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, साहित्य की समीक्षा। जो पहले से उपलब्ध लिटरेचर है हमारे विषय से संबंधित, हम उसकी समीक्षा करेंगे। पहले से उपलब्ध शोध पत्रों और किताबों को पढ़कर यह जानना कि कहाँ कमी रह गई है। शोध समीक्षा करने पर हमें यह ज्ञात हो जाता है कि संबंधित विषय पर कितना काम हो चुका है और इसका कौन सा भाग बच गया है जिस पे मैं शोध कर सकता हूँ। व्यक्तिगत अनुभव, अपने कार्य क्षेत्र या दैनिक जीवन में किसी समस्या को महसूस करना और उसके आधार पर भी हम शोध समस्या की पहचान कर सकते हैं। सामाजिक और व्यावहारिक मुद्दे, समाज में चल रही तात्कालिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मानसिक तनाव आदि पर भी शोध किया जा सकता है। विशेषज्ञों से चर्चा, अपने गाइड या प्रोफेसरों से बातचीत करके भी हम शोध समस्या की पहचान कर सकते हैं और उस पर शोध कार्य जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शोध समस्या का निरूपण।
फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हम कैसे उसे तैयार करेंगे। समस्या की पहचान, हमने शोध समस्या की पहचान कर ली है ना, हमने किसी विषय का चयन कर लिया है कि हमें इस पर शोध करना है। शोध समस्या की पहचान करने के बाद उसे एक स्पष्ट, विशिष्ट और मापने योग्य शोध प्रश्न के रूप में ढालना निरूपण अर्थात फार्मूलेशन कहलाता है। इसका उद्देश्य समस्या के दायरे को सीमित करना ताकि उस पर अध्ययन किया जा सके। हमने समस्या की पहचान कर ली है, लेकिन हमें उसको सीमाओं में बांधना है कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या होगा, हम कितने समय में इसको कर पाएंगे। कुछ लिमिटेशंस हमें रखनी पड़ेगी, तभी तो हम शोध कर पाएंगे, नहीं तो शोध कभी खत्म नहीं होगा। स्टेप्स ऑफ फार्मूलेशन, निरूपण के मुख्य चरण कौन कौन से होंगे, हम शोध समस्या को किस प्रकार से दायरे में बांधेंगे। नंबर 1, व्यापक क्षेत्र का चयन। सबसे पहले एक बड़ा विषय चुनें, जैसे ऑनलाइन शिक्षा। नंबर 2, उप क्षेत्रों में विभाजित करना। बड़े विषय को छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे प्राथमिक छात्रों पर ऑनलाइन शिक्षा का मानसिक प्रभाव। नंबर 3, रुचि और महत्व के आधार पर चयन। अपनी रुचि और समाज के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर एक उप क्षेत्र को चुनें। नंबर 4, अनुसंधान प्रश्नों का निर्माण भी करना है। विषय को प्रश्न के रूप में लिखें। उदाहरण के लिए, क्या प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक ऑनलाइन क्लास लेने से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इस प्रकार का एक विषय तैयार करके आप अपनी शोध गति को आगे दिशा दे सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण भी करना है आपको। यह तय करना है कि शोध के अंत में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप किस उद्देश्य से शोध कर रहे हो। यदि उद्देश्य नहीं होगा तो शोध का कोई महत्व नहीं होगा। फिर शोध के लिए परिकल्पना का निर्माण करना है। समस्या का एक अस्थायी या संभावित समाधान मान लेना, जिसका परीक्षण शोध के दौरान किया जाएगा। हम किसी भी शोध कार्य को करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, वो आता है परिकल्पना का निर्माण। आप एक परिकल्पना बनाएंगे, संभावित उत्तर बनाएंगे, उसके आधार पर ही आप शोध को आकार दे पाएंगे। विद्यार्थियों, हमने शोध समस्या के स्रोत, उसकी पहचान और शोध समस्या का निर्माण या निरूपण किस प्रकार से करेंगे इसको समझा है। अब हम यह समझें कि अच्छी शोध समस्या की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। जिस विषय का हम चयन कर रहे हैं उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हो सकते हैं, उसकी विशेषताएं हो सकती है, इसे हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छी शोध समस्या की प्रमुख विशेषताएं स्पष्टता, मौलिकता और व्यवहार्यता है। यह शोधकर्ता के लिए रुचिपूर्ण और समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। आप जिस शोध को कर रहे हैं वह एक तो रुचिपूर्ण होना चाहिए और उसका उपयोग समाज के किसी भी भाग के लिए होना चाहिए। अच्छे शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह स्पष्टता अर्थात क्लैरिटी होना चाहिए। समस्या बिल्कुल साफ, सटीक और समझने में आसान होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपका शोध का विषय मौलिकतापूर्ण होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए। यह नवीन विचारों पर आधारित हो और पहले से किए गए शोध में कुछ नया मूल्य या ज्ञान जोड़ने वाला होना चाहिए। व्यवहार्यता, अध्ययन ऐसा हो जिसे उपलब्ध समय, बजट और संसाधनों के भीतर पूरा किया जा सके। अनावश्यक लंबा समय नहीं हो, संसाधनों का भी ध्यान में रखें और इस प्रकार शोध को अच्छे से करने का प्रयास करें। नंबर 4, विशिष्टता भी होनी चाहिए। यह बहुत अधिक व्यापक या फैली हुई न होकर एक केंद्रित बिंदु पर आधारित होनी चाहिए, तभी आपके शोध का सही सार निकल पाएगा। नंबर 5, परीक्षण योग्य होना चाहिए। समस्या के समाधान और डेटा संकलन के लिए वैज्ञानिक या अनुभवजन्य तरीकों का उपयोग करना संभव होना चाहिए। अर्थात आपके शोध को टेस्ट किया जा सकते तो टेस्ट करने योग्य होना चाहिए। नंबर 6, आपके शोध की प्रासंगिकता होना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए आपका शोध कितना इम्पोर्टेंट है वह भी होना चाहिए। यह वर्तमान समय की सामाजिक या सैद्धांतिक आवश्यकताओं के
अनुकूल और उपयोगी होना चाहिए, तभी आपका शोध करने का उद्देश्य सफल हो पाएगा। साहित्य समीक्षा का महत्व एवं व्यवस्थित करने के तरीके, इम्पोर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। साहित्य समीक्षा हम लोग समझ चुके हैं क्या होती है, फिर हम एक थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। साहित्य समीक्षा किसी भी शोध या थीसिस का एक मुख्य हिस्सा होती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके चुने हुए विषय पर पहले से जो भी किताबें, लेख या शोध पत्र लिखे जा चुके हैं उनका गहराई से अध्ययन करना है। साहित्य समीक्षा का सीधा आशय है कि आप जिस विषय पर भी काम कर रहे हैं उस पर पहले से जितना काम हो चुका है उसका अध्ययन करें। विभिन्न शोध पुस्तिकाओं का, शोध जर्नल्स का और शोध पत्रों का गहराई से अध्ययन करेंगे, तब आपके समक्ष एक अच्छी चीज़ या शोध की क्लैरिटी निकल के सामने आएगी। साहित्यिक समीक्षा का महत्व मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इम्पोर्टेंट क्या है, हमें क्यों पूर्व से उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करनी चाहिए, क्या आवश्यकता पड़ती है, हम समझें। नंबर 1, ज्ञान की कमी को पहचानना। यह आपको बताता है कि आपके विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और कहाँ अभी और शोध की आवश्यकता है, अर्थात कहाँ पर हम काम कर सकते हैं, किस बिंदु पर काम कर सकते हैं। नंबर 2, सटीक दिशा मिलना। इससे आपको अपने शोध के लिए सही सवाल और परिकल्पना बनाने में मदद मिल सकती है ताकि आप सही प्रकार से शोध को आगे बढ़ा सकें। नंबर 3, गलतियों से बचाव में भी शोध समीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुराने शोधों को पढ़कर आप समझ जाते हैं कि कौन सी गलतियां या तरीके आपके काम में नहीं दोहराने हैं, उनमें जो कमियां थी या वहां पर जो गलतियां हुई हैं हमें अपने शोध में उनमें सुधार करना है, उनको पुनः दोहराना नहीं है। साहित्य समीक्षा को व्यवस्थित करने के कौन कौन से तरीके हैं हम समझेंगे। साहित्य समीक्षा को व्यवस्थित करने के तरीके, एक अच्छी साहित्य समीक्षा लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी जानकारी होती है। इसे सही ढंग से व्यवस्थित करने के मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। नंबर 1, विषय आधारित तरीका। इसमें आप अपने साहित्य को अलग अलग मुख्य विषयों या मुद्दों में बांट देते हैं। समय के बजाय एक समान विचार रखने वाले शोधों को एक साथ रखा जाता है। यह तरीका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और असरदार होता है। जितना भी साहित्य उपलब्ध होता है हम उनको बिंदुवार, मुद्दोवार रख देते हैं ताकि हमें बाद में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नंबर 2, विधि आधारित तरीका। इसमें आप इस आधार पर समीक्षा को बांटते हैं कि पुराने शोधकर्ताओं ने कौन सी शोध विधि अपनाई थी। उदाहरण के लिए गुणात्मक शोध एक तरफ और मात्रात्मक शोध दूसरी तरफ। नंबर 3, सैद्धांतिक तरीका। इसमें आप अपने विषय से जुड़े अलग अलग सिद्धांतों, मॉडलों या अवधारणाओं के आधार पर साहित्य की समीक्षा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। साहित्य की समीक्षा लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है यह समझें। नंबर 1, भूमिका। इसमें अपने विषय का परिचय दें और बताएं कि यह समीक्षा क्यों जरूरी है। नंबर 2, मुख्य भाग। ऊपर दिए गए किसी एक तरीके का उपयोग करके पुराने शोधों का विश्लेषण करें। केवल सारांश न लिखें बल्कि उसकी आपस में तुलना भी करना है आपको। नंबर 3, निष्कर्ष। पूरे अध्ययन का निचोड़ लिखें और बताएं कि इन सब के बाद भी आपके शोध की उपयोगिता क्या होगी, आप शोध क्यों करना चाहते हैं। आपने अच्छे से शोध समीक्षा की, शोध का अध्ययन किया, उसके आधार पर आप एक शोध अंतराल की पहचान करेंगे, शोध गैप निकालेंगे, रिसर्च गैप निकालेंगे आप कि पूर्व के विद्वानों ने कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया है, कौन सा बिंदु बच गया है, वही हमारे शोध अंतराल या रिसर्च गैप कहलाता है। साहित्य समीक्षा से शोध अंतराल की पहचान करना किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। रिसर्च गैप का मतलब है ज्ञान के क्षेत्र में वह कमी या अनुत्तरित प्रश्न जिस पर पहले के वैज्ञानिकों या विद्वानों ने काम नहीं किया है या बहुत काम किया है, यह आपकी रिसर्च गैप होगी।
शोध अंतराल की पहचान करने के मुख्य तरीके क्या क्या है, हम रिसर्च गैप कैसे निकालेंगे। नंबर 1, भविष्य के शोध के सुझाव। हर शोध पत्र के अंत में लेखक फ्यूचर स्कोप या लिमिटेशन अनुभाग लिखते हैं, जहां वे बताते हैं कि उनके काम में क्या कमी रह गई है और आगे क्या किया जा सकता है। नंबर 2, विरोधाभासी परिणाम। जब एक ही विषय पर दो अलग अलग शोधकर्ताओं के निष्कर्ष अलग या एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो एक बड़ा रिसर्च गैप हमारे सामने आता है, जिसको हम आधार बना सकते हैं। नंबर 3, जनसांख्यिकी अंतर। यदि कोई शोध विदेश या बड़े शहरों में हुआ है लेकिन आपके स्थानीय क्षेत्र, समाज या देश जैसे ग्रामीण भारत में नहीं हुआ है तो इसमें भी एक रिसर्च गैप हो सकता है। नंबर 4, पद्धतिगत अंतर। पहले के शोधों में केवल गुणात्मक तरीके अपनाए गए हो और आप उसमें मात्रात्मक या नई तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं तो यह आपके लिए शोध अंतराल या रिसर्च गैप हो सकता है। नंबर 5, समय का अंतराल। कोई शोध बहुत पुराना जैसे 10 से 15 साल पहले का हो चुका है और वर्तमान समय की आधुनिक परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता जांचना है तो भी आप रिसर्च गैप के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। रिसर्च गैप की पहचान करने की चरणबद्ध प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, व्यापक अध्ययन। अपने विषय से संबंधित नवीनतम और उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों, पुस्तकों और समीक्षाओं को पढ़ें। नंबर 2, समीक्षा मैट्रिक्स बनाना। एक तालिका बनाएं जिसमें लेखक का नाम, वर्ष, कार्य की विधि, मुख्य निष्कर्ष और उनकी कमियों अर्थात लिमिटेशंस को नोट करें। नंबर 3, कमियों को रेखांकित करें। यह देखें कि पिछले शोधकर्ताओं ने किस पहलू या वेरिएबल को छोड़ दिया है, हम उस पर भी शोध कर सकते हैं। नंबर 4, शोध प्रश्न करना। उस कमी के आधार पर अपना नया रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस तैयार करके हम रिसर्च गैप को बना सकते हैं। शोध उद्देश्य तय करने की स्थिति। डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर रिसर्च। आप रिसर्च के कौन कौन से उद्देश्य कैसे तय करेंगे इसे समझें। अनुसंधान उद्देश्य का निर्धारण करना किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह आपके शोध को सही दिशा और दायरा प्रदान करता है। सीधे शब्दों में कहें तो शोध उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि आप अपने शोध के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए शोध का उद्देश्य बहुत जरूरी है, बिना उद्देश्य के शोध नहीं होता है। अब हम बात करते हैं शोध उद्देश्य तय करने का स्मार्ट फार्मूला, SMART, स्मार्ट। हम इसे समझें। एक अच्छे अनुसंधान उद्देश्य को हमेशा स्मार्ट नियम का पालन करना चाहिए। नंबर 1, S, स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यह क्या, कौन, कहाँ का सटीक उत्तर दे, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2, M, मेजरेबल, मापने योग्य। परिणाम को मापा या आंका जा सके जैसे प्रतिशत, संख्या या डेटा में। नंबर 3, A फॉर अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। उद्देश्य ऐसा हो जिसे दिए गए संसाधनों में पूरा किया जा सके। नंबर 4, R फॉर रिलेवेंट, प्रासंगिक। यह आपकी मुख्य शोध समस्या से सीधा जुड़ा होता है। और नंबर 5, टाइम बाउंड, समयबद्धता। इसे पूरा करने की एक निश्चित समय अवधि तय होना चाहिए, तभी आपका शोध प्रासंगिक हो सकेगा। शोध उद्देश्य को तय करने की स्थिति को समझने के पश्चात शोध परिकल्पना का निर्माण, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है, इसे हम समझेंगे। शोध परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक संभावित और अस्थायी उत्तर या अनुमान है। यह चरों अर्थात वेरिएबल्स के बीच का संबंध पूर्वानुमान लगाती है। इसकी रचना, आवश्यकता और महत्व को समझना शोध कार्य को सही दिशा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिकल्पना या हाइपोथेसिस निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं। नंबर 1, समस्या की पहचान करना है। शोध विषय और समस्या को स्पष्ट रूप से समझना, उसके आधार पर
परिकल्पना का निर्माण होता है। नंबर 2, साहित्य की समीक्षा, पिछले अध्ययनों और उपलब्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद हम परिकल्पना का निर्माण करने के योग्य हो जाते हैं। नंबर 3, चरों का चयन करना है, जिसमें 2 चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित चर। इनको परिभाषित करना है कि स्वतंत्र चर कौन सा होगा और आश्रित चर कौन सा होगा। नंबर 4, कथन का प्रारूप, चरों के बीच संभावित संबंध को एक स्पष्ट, संक्षिप्त और परीक्षण योग्य वाक्य के रूप में लिखना है। अब हम यह जानने की कोशिश करें कि परिकल्पना की आवश्यकता या उसका महत्व क्या है। तो यह हमें नंबर 1, उचित दिशा निर्देश देती है। यह शोधकर्ता को भटकने से बचाती है और अध्ययन को एक निश्चित और केंद्रित दिशा देती है। हम इसमें से भटकेंगे नहीं यदि आपकी परिकल्पना क्लियर है, निश्चित है तो। नंबर 2, डेटा संकलन में भी मदद करती है। यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार के आंकड़े अर्थात डेटा एवं साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता है। नंबर 3, उद्देश्य को स्पष्ट करना, यह शोध के मूल प्रश्नों और अपेक्षित परिणामों को सार्थक रूप से परिभाषित करती है। नंबर 4, निष्कर्ष का आधार, इसके परीक्षण अर्थात टेस्टिंग से ही वैज्ञानिक और विश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुंचना संभव हो पाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शोध प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।